हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दुग्ध रसायन, और दुग्ध रसायन में भी हमने खोआ बनाने की विधि, खोआ का संगठन और खोआ की परिभाषा ये पढ़ ली थी। अब है खोआ बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। शुरू में आग तेज रखते हैं जिससे वाष्पीकरण की क्रिया हो जाए, दूध में से पानी की मात्रा का वाष्पन हो जाए जिससे दूध गाढ़ा हो जाएगा। अब है नंबर 2, कढ़ाई में दूध की मात्रा उसके आयतन का 1/4 या 1/5 ही रखना चाहिए। जितना कुल लिया है उसका 5वां हिस्सा या चौथा हिस्सा ही हमें रखना है। शुरू में दूध को पलटे से चलाने की गति लगभग 40 चक्कर प्रति मिनट तथा गाढ़ा होने पर तीव्र गति लगभग 150 चक्कर प्रति मिनट होनी चाहिए। आखिरी अवस्था में तापमान घटा करके हम 75 से 80 डिग्री रख देंगे जिससे वो जले नहीं। अब है खोआ का उत्पादन। सामान्यतः भैंस के दूध से 20 से 23% और गाय के दूध से 18 से 20% खोआ की मात्रा हमें प्राप्त होती है। तो प्रतिशत में खोआ का उत्पादन हम कैसे निकालेंगे कि प्रयोग किए गए दूध की कुल मात्रा और ऊपर क्या आएगा, प्राप्त खोआ की मात्रा में हमें कुल दूध की मात्रा का भाग देना है गुणा 100, ये हो जाएगा। अब है खोआ का उपयोग क्या है। खोए का उपयोग अनेक प्रकार की मिठाई बनाने में करते हैं। ये मेरे ख्याल से हो गया था, छेना में आ गए थे अपन विधि। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। खोआ का उपयोग है मिठाई बनाने में, जैसे पेड़ा है, गुलाब जामुन है, बर्फ़ी है, कलाकंद है, मिल्क केक है, पंटुआ है। फिर है खोआ के सामान्य गुण क्या हैं। गाय के दूध में पानी की मात्रा 53% होती है, वसा की मात्रा 24.7 होती है और प्रोटीन की मात्रा 17.6 और दुग्धम की मात्रा 2.2, जबकि खनिज पदार्थ की मात्रा 2.1। लेकिन भैंस के दूध में पानी की मात्रा गाय से कम होगी 51.5, वसा की मात्रा ज़्यादा होगी 29.6, प्रोटीन की मात्रा कम होगी 14.6 और दुग्धम की मात्रा ज़्यादा होगी 2.4 और खनिज पदार्थ भी गाय के दूध से कम होंगे 1.9। अब निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है क्या करने के लिए। अच्छा, छेना आ गया। पहले हम बनाते हैं इसका खोआ के सामान्य गुणों में पहला गुण है कि सामान्य स्वरूप है। गाय के दूध से बने हुए खोए का स्वरूप हल्का पीला और भैंस के दूध से बना हुआ खोआ है वो सफ़ेद रंग का होता है। फिर गठन, अच्छी क्वालिटी के खोआ में पानी व वसा उसके गठन में ठीक प्रकार से मिली होनी चाहिए। उसकी गंध या सुवास है वो प्राय गंध रहित होता है, परंतु रासायनिक परिवर्तनों के कारण उसमें सुवास या ऑक्सीकृत हो जाएगा वो, तो उसमें थोड़ी बहुत गंध आएगी। संघनता से घनता, खोआ की सतह चिकनी, सख्त और कणदार होती है। अगला जो दूध से बनने वाला प्रोडक्ट या पदार्थ, खाद्य पदार्थ है वो है छेना। क्या है? छेना। तो छेना में फटे हुए दूध से तैयार किया हुआ होता है छेना, और ये विशेष प्रकार का दुग्ध पदार्थ है। उबलते हुए दूध को अम्ल द्वारा फाड़कर तैयार किया जाता है। दूध के फाड़ने के लिए दुग्ध अम्ल या सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक फलों के रस का उपयोग किया जाता है। उत्तम प्रकार का छेना प्राप्त करने के लिए उत्तम प्रकार का दूध लेकर के उसमें उत्तम प्रकार के फलों के रस का ही प्रयोग किया जाता है। उत्तम प्रकार का छेना तैयार करने के लिए उत्तम प्रकार का दूध चाहिए। और संगठन क्या होगा? गाय तथा भैंस के दूध से बने हुए छेने का रासायनिक संगठन। छेना का रासायनिक संगठन ये है इस प्रकार कि गाय का अगर दूध है तो उसमें पानी होगा 53.4%, वसा होगी
7% प्रोटीन होगा 17.6%, दुग्धम या लैक्टोज होगा 2.2% और खनिज पदार्थ होंगे 2.1%। लेकिन भैंस का अगर दूध है तो पानी की मात्रा कम, वसा की मात्रा ज़्यादा और प्रोटीन की मात्रा कम और दुग्धम की मात्रा ज़्यादा। तो 51.5 तो पानी होगा भैंस के दूध में, वसा होगी 29.6 छेने में और प्रोटीन होगा 14.6 और दुग्धम या लैक्टोज होगा 2.4 और खनिज पदार्थ होंगे गाय से कम यानी 1.9। अब है छेना का रासायनिक संगठन अपने कर लिया। छेना तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए? छेना तैयार करने के लिए जो आवश्यकता है वो है शुद्ध ताज़ा दूध, वो भी किसका हो? गाय का, उत्तम होगा। फिर है दुग्ध अम्ल या साइट्रिक अम्ल, नींबू का रस हो, इस्पात या का कढ़ाई या भगोना हो और चमचा हो और साफ बारीक कपड़ा हो। सबसे पहले भगोने या कढ़ाई में चमचा और बारीक कपड़े को गर्म पानी से साफ़ कर लेंगे, यानी उन बर्तनों को और कपड़े को पहले साफ़ करना है। दूध जिसमें छेना बनाते हैं उसकी वसा, अम्लता एवं पूर्ण ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर लेनी चाहिए। इसके बाद दूध का मानकीकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि उत्तम प्रकार का छेना तैयार करने के लिए हमें दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा वसा की मात्रा का 1.9 से 2.1 गुना होनी चाहिए। वसा की मात्रा का 1.9 से लेकर वसा की जितनी मात्रा है उसका 1.9 या 2.1 भाग छेना होना चाहिए। यही अनुपात दूध के सपरेटा मिलाकर प्राप्त करते हैं। दूध में क्या मिला देते हैं? सपरेटा। अब है मानकीकरण दूध को माप करके, मानकीकरण दूध को क्या करेंगे? मापेंगे और माप करके भगोने या कढ़ाई में डाल लेंगे तथा उबालने से क्या होगा? वो गर्म होगा। जब दूध उबलने लगे तो स्टोव से उसको नीचे उतार देंगे और 1-2% उसमें क्या मिला देंगे? या तो दुग्ध अम्ल मिला देंगे या नींबू मिला देंगे, सिट्रिक अम्ल, नींबू का रस या सिट्रिक अम्ल, और फिर चमचे से धीरे धीरे उसको हम हिलाते रहेंगे और 40 सेकंड में 82 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको हम दूध में मिला देंगे। इस प्रकार इसी समय में पूर्ण रूप से फटे हुए दूध को हम बारीक कपड़े पर पलटकर पनीर जल से अलग कर देंगे, यानी छानेंगे कपड़े में से, तो पनीर वाला पानी तो अलग हो जाएगा और छेना ऊपर रह जाएगा। बांध करके लटका देंगे। इस प्रकार 3-4 घंटे में जल निकल जाएगा और अपना छेना तैयार हो जाएगा। अब है छेने की पैदावार या छेने का उत्पादन। गाय के दूध में 14% व भैंस के दूध में 20% तक छेना प्राप्त हो सकता है। उत्तम प्रकार का छेना तैयार करने के लिए, उत्तम प्रकार का छेना प्राप्त करने के लिए दूध में वसा की मात्रा 4% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4%। और छेना जो है उसका जो उत्पादन प्रतिशत है वो कितना होगा कि दूध कुल कितना लिया उसमें से प्राप्त छेना की मात्रा कितनी है? गुणा 100। तो प्राप्त छेना की मात्रा गुणा 100 बटा प्रयोग में लिए गए दूध की मात्रा, ये सूत्र हो गया इसका प्रतिशत छेना निकालने का। फिर है उपयोगिता क्या है या उपयोग क्या है छेने का? छेने का प्रयोग है वो मिठाई बनाने में, जैसे रसगुल्ला, खीर आदि तैयार करने में काम में लिया जाता है। अब है छेने के गुण क्या क्या हैं? छेने के गुण तो सामान्य रूप से गाय के दूध से बने छेने का रंग हल्का पीला होता है और भैंस के दूध से बना हुआ छेना सफ़ेद होता है। और गाय के दूध वाला पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन। फिर है काया व बनावट, यानी छेना कैसा होता है? मुलायम और उसकी बनावट होती है ठोस।
फिर सुवास या गंध कैसी होती है छेने में? छेना प्राय गंध रहित होता है, परंतु कभी कभी थोड़ी सी खटास के कारण उसमें गंध आती है। फिर है सघनता कैसी है? छेने की सघनता में मुख्य गुण ये होना चाहिए कि अपने अंदर मीठी वस्तु को ये अच्छी तरह से मिला सके, ऐसा होना चाहिए छेना, अपने अंदर मीठे को समाहित कर सके, ये गुण होना चाहिए। फिर है अगला है पनीर। पनीर को हम बोलते हैं चीज़। क्या बोलेंगे? चीज़। पनीर या चीज़। पनीर और चीज़ है, ये कैसे बनता है? पनीर वह दूध पदार्थ है जो दूध जमने अथवा स्कंदन के पश्चात या जल निकलने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, वो है पनीर। पनीर का पोषकता मूल्य क्या है? पनीर प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, ये कैल्शियम और फास्फोरस का भी अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है और बहुत अधिक सुपाच्य होता है, जल्दी से पच जाता है। अब पनीर का संगठन। पनीर का संगठन उसकी किस्म पे निर्भर करता है। सभी किस्मों के पनीर में प्राय एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, केवल उनकी मात्रा में अंतर होता है। यानी कि सब में जैसे क्या पाया जाएगा? जल पाया जाएगा, वसा पाई जाएगी, प्रोटीन पाया जाएगा, खनिज पदार्थ पाया जाएगा, तो केवल उनकी मात्रा का अंतर रहेगा। चेड्डार पनीर है, उसके संगठन में 34% से लेकर 36% तक तो पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? जल। 34 से 36। और वसा पाई जाएगी 35 से 37, प्रोटीन 24 से 26 और अन्य खनिज पदार्थ हैं वो 3 से 4%। 3 से 4% पाया जाएगा। अब है कि चेड्डार पनीर कैसे बनाते हैं? चेड्डार पनीर एक सख्त किस्म का पनीर है, थोड़ा कड़ा होता है वो, और भारत में सामान्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। इसके बनाने के निम्न चरण हैं। पहला है उपयुक्त दूध का चुनाव करना। गाय का दूध ले रहे हैं या भैंस का दूध ले रहे हैं, तो गाय का दूध भी पनीर के लिए अच्छा होता है। दूध साफ़ होना चाहिए, उसको पतले मलमल के कपड़े से छान करके हम साफ़ कर लेंगे। फिर उस दूध का हम पाश्चुरीकरण करेंगे। पनीर बनाने वाले दूध को धारण विधि के द्वारा हम 61 से 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक या उससे भी अल्पकालीन समय तक हम उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना पाश्चुरीकरण। क्या हो जाएगा? पाश्चुरीकरण। अब इस विधि से HTST का मतलब हो गया हाई टेम्परेचर, और HTST पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। HTST तो 72 से 73 डिग्री पर 15 से 16 सेकंड तक उसको गर्म करना चाहिए, और उसके पश्चात दूध को 30 डिग्री तक हमें ठंडा कर लेना चाहिए। 30 डिग्री तक क्या कर देंगे? उसको ठंडा कर देंगे। फिर है कल्चर मिलाना। कोई भी प्रमाणिक लैक्टिक कल्चर जो ताज़ा हो वो 1 से 2% की दर से इसमें मिला देंगे, और 30 से 45 मिनट में अम्लता 0.01% प्रारंभिक अम्लता से अधिक बढ़ जाए, दही स्टार्टर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। चाहे हम कल्चर डाल लें लैक्टिक का, और चाहे हम जावन की तरह जो दही होता है वो डाल सकते हैं। अब है रंग मिलाना। वांछित रंग देने के लिए, इच्छा अनुसार रंग देने के लिए दूध के साथ तनु बनाकर आवश्यकता अनुसार दूध में कल्चर मिलाने से पहले हम उसमें वो रंग मिला सकते हैं। उसके बाद में है रेनेटिंग। रेनेटिंग क्या है? सूखे रेनेट चूर्ण को 2.5 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम दूध की दर से 20 से 25 गुना पानी में घोलकर मिलाया जाता है। यदि रेनेट द्रव में है तो 20 मिलीलीटर प्रति 100 लीटर दूध की दर से मिलाएंगे।
क्या करेंगे, 20 मिलीलीटर और 100 लीटर दूध में। रेनेट डालने के बाद दूध को तेज़ी से अच्छी तरह मिलाते हैं और फिर दूध को 35 से 45 मिनट तक शांत छोड़ देते हैं, जिससे दही की तरह उसका थक्का जम जाएगा और इसको ही हम क्या कहेंगे, पनीर कहेंगे। फिर उसको पकाएंगे। अब दही के काटे हुए टुकड़ों को धीरे धीरे हिलाते डुलाते पलटते जाते हैं और तापक्रम इस दर से बढ़ाते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मिनट बढ़ जाए और 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हम बढ़ा करके कर लेते हैं। इस क्रिया में 1 घंटे का समय लगता है और अम्लता कितनी होनी चाहिए इस समय, 0.01 से 0.02, जो कि काटने के बाद बढ़ जाती है। दही के जो टुकड़े काट लेते हैं ना अपन, उसके बाद बढ़ जाती है। अब है पनीर जल अथवा वे को निकालना। जो इसमें पानी डाला है अपन ने वो निकाल लेंगे। अब कर्ड के टुकड़े सिकुड़कर छोटे हो जाएंगे, दही के जो टुकड़े हैं वो, और रबर के समान लगेगा वो, तो उसको हम वे को बाहर निकाल देंगे। उसका लिक्विड है, तरल पदार्थ है, वो उसका बाहर निकाल देंगे। अब है चेडरिंग करना। अब ये इम्पोर्टेंट है आपका। जैसे हम कह रहे हैं कि वे क्या है, 1 नंबर के प्रश्न में आ जाए। चेडरिंग क्या है, या अभी एक और प्रक्रिया आई थी अपनी रेनेटिंग क्या है, तो किसको कहेंगे रेनेटिक। सूखे रेनेट चूर्ण को 2.5 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम दूध, 100 किलोग्राम दूध में 2.5 ग्राम ले लो, या 100 लीटर में पानी में मिला करके लेंगे हम, तो हम लिक्विड अगर है द्रव अवस्था में है तो 20 मिलीलीटर ले लेंगे। तो ये बिंदु हैं आपके, ये इम्पोर्टेंट हैं। जैसे रेनेटिंग है, फिर आपका ये चेडरिंग है या वे है। तो अब चेडरिंग क्या है, चेडरिंग किसको कहेंगे। अब कर्ड के टुकड़ों को, या कर्ड बोलते हैं दही को, दही के टुकड़ों को बेट के अंदर 2 तरफ एकत्रित इस प्रकार करते हैं कि बीच में नाली बन जाए, यानी उसमें से कोई पानी या उसका दूध वाला कोई भाग रह गया है तो वो निकल जाए। और अपना ये बेट का मतलब उन टुकड़ों को ऊपर नीचे रखेंगे और जो भी निकलेगा वो दोनों तरफ की पाली के बीच से निकल जाएगा। इससे धीरे धीरे क्या निकल जाएगा, एकत्रित इस प्रकार करेंगे कि बीच में नाली बन जाए, ताकि वे है वो इसमें से धीरे धीरे निकल जाए। अब वे की अम्लता 1.7 से 0.2 हो जाती है। कर्ड या दही के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। तापक्रम हम कम करते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कर्ड की पट्टी को प्रत्येक 10 से 15 मिनट के अंतर पर पलटते रहते हैं। तत्पश्चात दोनों पट्टियों को एक के ऊपर एक एकत्रित करते हैं और 20 मिनट के अंतर पर इनको अलग कर देते हैं, जब तक वे की अम्लता कितनी हो जाए, यानी वे की अम्लता है वो बढ़े, उससे पहले हम अलग कर देंगे, क्योंकि उस पानी से बढ़ेगी अम्लता, तो पानी से हम उन टुकड़ों को अलग कर लेंगे। इसको बोलते हैं चेडरिंग विधि। अब है उन पट्टियों में से अब हम उसके टुकड़े काटेंगे, किसके, पनीर के, तो उसको कहेंगे कटिंग करना। कर्ड की पट्टियों को चाकू अथवा ग्राइंडर से उचित प्रकार के टुकड़ों में हम उसको काट देंगे। फिर है वायवीय बनाना, एरेशन, यानी थोड़ी फुलावट आना उस पनीर में। तो कर्ड के कटने के बाद और वेट के अंदर ही ऊपर नीचे करके हिलाते हैं ताकि उसमें हवा प्रवेश कर जाए। फिर उसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे। नमक क्यों मिलाते हैं, ताकि कई दिन तक वो पनीर खराब नहीं हो। काटने के 15 मिनट बाद 2.5 से 3.30 यानी पूरा ही 3 नमक को 3 चरणों में मिलाते हैं ताकि ठीक प्रकार से उसको मिश्रित किया जा सके। तब कर्ड के टुकड़ों को पहले की तरह वेट के एक तरफ एकत्रित करते हैं, जिससे वे ठीक प्रकार से निकल जाए। वे क्या बताया था, इस पनीर के अंदर रहने वाला वो पानी। अब है
हैपिंग क्या है? हैपिंग। हैपिंग क्या है? नमक मिलाने के 30 मिनट बाद मखमली पनीर को हुप्स में बंद कर लेते हैं और तापक्रम अब उसका गिरा देते हैं, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। इस समय पनीर चिकना स्पष्ट दिखता है। क्या दिखता है? चिकना दिखता है। ये हुपिंग हो गई। नमक मिलाने के बाद मखमली पनीर को हुप्स में बंद कर देते हैं और तापक्रम को कम कर देते हैं, जिससे पनीर थोड़ा चिकना दिखने लग जाता है। अब है दबाना। पनीर के हुप्स को प्रेस में कुछ घंटों के लिए दबाया जाता है, जिससे अधिक नमी को दूर किया जाता है, यानी उसमें पानी की मात्रा अब नहीं रहनी चाहिए। प्रेस का दबाव धीरे धीरे बढ़ाते हैं और वसा की आनी नहीं हो, यानी वसा नहीं निकलनी चाहिए, उसकी चिकनाई ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए। अब इस क्रिया में पनीर को 12 से 14 घंटे लगते हैं। दबा कर रखते हैं इतनी देर तक। फिर इस दबाव या प्रेस से उसको बाहर निकालते हैं। प्रेस से बाहर निकालना, पनीर के ब्लॉकों को प्रेस से बाहर निकालते हैं। दबाव जिसका दे रखा था उस मशीन से हम बाहर निकाल लेंगे। फिर है रीड्रेसिंग करना। अगले दिन पनीर के ब्लॉकों को बाहर निकालकर कपड़े की सिकुड़न दूर करके पानी से धोकर साफ सुथरा करके दोबारा प्रेस में रख देते हैं, यानी उसको साफ कर लेंगे ताकि उसकी अम्लता या खट्टापना वो और दूर हो जाए। अब गर्म पानी बाथ, हॉट वाटर बाथ में इसको निकालेंगे। प्रेस से निकलने के बाद पनीर के ब्लॉक या टुकड़ों को 66 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम वाले पानी में कुछ सेकंड के लिए रखते हैं। फिर उन पे मोम चढ़ाते हैं, पैराफिनिंग करते हैं। मोम को 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलाते हैं। उसके सूखे पनीर ब्लॉकों को डुबोकर बाहर निकालते हैं ताकि मोम की उसमें परत चढ़ जाए। क्या करेंगे? मोम को 125 डिग्री ताप पर पिघला लेंगे और सूखे पनीर ब्लॉक को डुबोकर, पनीर का ब्लॉक डुबोना है और फिर उसमें मोम की परत चढ़ जाएगी। किसमें? ब्लॉक में। और ब्लॉक में हम वो पनीर भरते ही हैं। अब है उस पनीर को पकाते भी हैं। मोम चढ़े हुए पनीर के ब्लॉकों को 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 95% आपेक्षिक आर्द्रता पर कोल्ड स्टोर में ठंडी जगह में 4 से 12 माह के लिए रख देते हैं और स्वतः पककर इसकी बनावट व स्वरूप में वांछित परिवर्तन होते हैं। जितना समय रखने का लंबा होगा उतना ही तीव्र सुवास इसमें आएगी, अच्छी गंध आएगी। तो ये बहुत दिनों तक चलने वाला पनीर है, जिसका नाम क्या लिया था अपने? कौन सा वो कहा था पनीर? इसको हमने कहा था चेड्डार पनीर। क्या कहा था? चेड्डार पनीर। इसके बाद इसका पनीर का गुण क्या है या उपयोग क्या है? पनीर का उपयोग विभिन्न प्रकार की सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। किसमें करते हैं? सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने में। पनीर में गुण क्या क्या हैं? हल्का पीला या सफ़ेद होता है पनीर। गाय के दूध का तो पीला, भैंस के दूध का तो सफ़ेद। गंध या सुवास कैसी होती है? पनीर में कोई गंध नहीं आती है वैसे तो, लेकिन कभी कभी खटास की गंध आती है। इसका कारण पनीर में जल की मात्रा का कम रह जाना है। फिर है अगला बिंदु, स्वरूप और गठन। पनीर का स्वरूप और गठन सदैव मृदु, दृढ़ और चिकना होना चाहिए। अब है दुग्धशाला के बर्तनों एवं यंत्रों की सफाई और निर्जमीकरण कैसे करते हैं? दूध में जीवाणुओं के प्रवेश का मुख्य स्रोत बर्तन और यंत्र हैं। जिन यंत्रों को हम दूध को मापने में, डालने में काम में लेते हैं, उनमें ही जीवाणु पैदा हो जाते हैं। तो दुग्ध पदार्थों में जीवाणु मुख्य रूप से उन बर्तनों और यंत्रों के द्वारा प्रवेश करते हैं और फिर वो शीघ्रता से दूध को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। इसलिए दूध के लिए जो भी बर्तन प्रयुक्त किए जा रहे हैं, काम में लिए जा रहे हैं, जो यंत्र काम में लिए जा रहे हैं, उनको उचित रूप से हमें धोना है और निर्जमीकरण करना है। निर्जमीकरण उनका करना है। दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई के लिए सिद्धांत है।
क्या है कि दुग्धशाला के बर्तनों को धोने का मुख्य उद्देश्य बर्तनों तथा यंत्रों से दूध अथवा दूध ठोस पदार्थों को साफ करना होता है। बर्तनों में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निर्जलीकरण किया जाता है, जिसमें वे संख्या में वृद्धि करके प्रदूषण न बढ़ा सकें, वरना उन जीवों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब आपका दुग्धशाला के बर्तनों को साफ करने की विधियां हैं। पहली है सूखी विधि। इस विधि में बर्तनों को पानी से धोकर बारीक रेत, राख या मिट्टी से रगड़कर हम अच्छी तरह से मांज लेंगे, फिर कपड़े से उसको पोंछ लेंगे। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सूखी विधि से उन बर्तनों की सफाई की जाती है। फिर है वैज्ञानिक विधि। दुग्धशाला के बर्तनों को वैज्ञानिक ढंग से सफाई करने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। पहली है साधारण पानी से धोना। पहली क्या है, साधारण पानी से धोना। पहले दूध के बर्तनों को साफ पानी से धोना है। उसके बाद में उस पर लगी हुई जो भी छोटी छोटी गंदगी होगी वो आसानी से धुल जाएगी। ठंडे पानी की अपेक्षा हमें उन बर्तनों को थोड़े गर्म पानी से धोना है, क्योंकि गर्म पानी से वो प्रोटीन गर्मी पाकर फट जाती है और बर्तन की सतह से चिपक जाती है, तो धीरे धीरे वह दुग्ध धातु में बदल जाती है और ताज़े पानी से धोने पर ये समस्या पैदा नहीं होती है। अब है सोडा मिले गर्म पानी से भी धो सकते हैं। साफ पानी को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसमें सोडा मिलाएंगे 0.25 से 0.5% का घोल और बर्तनों को धोएंगे। इस तापक्रम पर दूध वसा पिघल जाती है और अन्य पदार्थ भी नरम हो जाते हैं। इन पदार्थों को ब्रश अथवा मोटे कपड़े की सहायता से या जूना या जाली होती है अपनी, उससे हम आसानी से रगड़ करके हटा देंगे। बर्तनों को मशीन द्वारा धोना है तो सोडा की मात्रा 0.5 से 1.8% यानी कम लेंगे। बाद में बर्तनों को पर्याप्त साफ पानी से धो लेंगे। उसके बाद में अगला है अपना सोडा मिले पानी के बाद अगला बिंदु है ये गर्म पानी से धोना। कई तरह से कर सकते हैं सफाई हम। साधारण व ताज़ा पानी, गर्म पानी व सोडे के घोल से बर्तनों को धोने के बाद अंत में अधिक गर्म पानी से धोने पर बर्तनों की चिकनाई और शेष बचे हुए दूध के जो भी ठोस पदार्थ चिपका रहता है वो साफ हो जाएगा। फिर उन बर्तनों का क्या करना है, निर्जलीकरण करना है। उनमें कोई सूक्ष्म जीव जमा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, उबलते पानी या भाप क्लोरीन घोल का प्रयोग करेंगे। क्लोरीन जल से धोने के बाद बर्तनों को फिर गर्म पानी से धोएंगे। बर्तनों को भाप में या उबलते पानी में हम 15 से 20 मिनट तक रखेंगे ताकि उन बर्तनों में चिपके हुए सारे जीवाणु मर जाएं। अब है धोवन पदार्थ क्या है, धोवन पदार्थ किसको कहेंगे, ये अब अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू। हेलो, थैंक यू।